Namaskar students, I hope you are well at your side. Today we will continue our chapter first in history, the rise of the nationalism in Europe कि यूरोप में नेशनलिज्म का उदय विकास कैसे हुआ. In this chapter our topic is the making of nationalism in Europe. So if we look at the map of mid 18th century Europe, we will find that there was no nation state as we know them today. अगर हम हिस्ट्री में मैप देखें मिड 18th सेंचुरी का यूरोप का, तो वहाँ आज जैसे स्टेट दिख रहे हैं वैसी स्टेट बाउंड्रीज, वैसे स्टेट पहले नहीं थे. What we know today as Germany, Italy and Switzerland were divided into kingdoms, duchies and cantons whose rulers had their autonomous territories. कि आज जो जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड हैं, ये किसी ज़माने में एक किंगडम थे, डचीज एंड कैंटन्स, साम्राज्यों में, कैंटन्स में या डचीज में डिवाइड्स थे और उनके रूलर्स जो थे उनके पास उनकी ऑटोनॉमस पावर्स थी, ऑटोनॉमस टेरिटरीज थी. इट मीन्स उनका एक फिक्स एरिया था, उस एरिया में वो अपना रूल करते थे. Eastern and Central Europe were under autocratic monarchies within the territories of which lived diverse peoples. They did not see themselves as sharing a collective identity or a common culture. मीन्स उस टेरिटरीज में जो डाइवर्स टाइप ऑफ पीपल्स रहते थे, डिफरेंट टाइप के पीपल रहते थे, वो आपस में अपना कल्चर जो थे वो शेयर नहीं करते थे, उनकी कोई कॉमन आइडेंटिटी नहीं थी, कोई कॉमन उनका कल्चर नहीं था. ऑफन दे इवन स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड बिलोंग्ड टू डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स. The Habsburg Empire that ruled over Austria Hungary, जो हब्सबर्ग एम्पायर था जो ऑस्ट्रिया और हंगरी पर रूल करता था, फॉर एग्जाम्पल वॉज ए पैच वर्क ऑफ मैनी डिफरेंट रीजन्स एंड पीपल्स. इट इंक्लूडेड द एल्पाइन रीजन्स, द टायरोल, ऑस्ट्रिया एंड द स्टर्डनलैंड as well as Bohemia, where the aristocracy was predominantly German speaking. अरिस्टोक्रेसी मीन्स है जो बौद्धिक व्यक्ति, बुद्धिजीवी व्यक्ति थी. तो जो बुद्धिजीवी थे, अरिस्टोक्रेसी थे, वॉज प्रीडोमिनेंटली जर्मन स्पीकिंग. उनके ऊपर जर्मन स्पीकर्स थे, वो डोमिनेट करते थे, पहले उनके ऊपर वो रूल करते थे. It also included the Italian-speaking provinces of Lombardy and Venetia. In Hungary, half of the population spoke Magyar, while the other half spoke a variety of dialects. डायलेक्ट्स होते हैं जो लोकल लैंग्वेजेस होती हैं, जिनको हम बोलियां कहते हैं, लोकल लैंग्वेजेस. तो इन गैलिशिया द अरिस्टोक्रेसी स्पोक पोलिश बिसाइड दीज थ्री डोमिनेंट ग्रुप्स. देयर ऑल्सो लिव्ड विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द एम्पायर ए मास ऑफ सब्जेक्ट पीजेंट्स पीपल्स, बोहेमियंस एंड स्लोवाक्स. टू द नॉर्थ स्लोवेन्स इन Carniola crossed to the south and Romans to the east in Transylvania. Such differences did not easily promote a sense of political unity. The only tie binding these diverse groups together was a common allegiance to the emperor. तो ये जो एरियाज थे, टेरिटरीज थे, जिनके ऊपर डिफरेंट पीपल्स के लोग जो डिफरेंट टाइप्स की लैंग्वेज बोलते थे, वो उनके ऊपर डोमिनेट करते थे. तो यहाँ थ्री टाइप्स की जो लैंग्वेजेस थी, डायलेक्ट्स थी, वो यहाँ पर इम्पोर्टेंस रखती थी. और यहाँ पर लोगों के बीच में कोई पॉलिटिकल यूनिटी जो थी वो इजीली प्रमोट नहीं हो पाती थी, क्योंकि पॉलिटिकल
लीडर्स जो होते थे वो अब 3 रीजन जो है, पूरी टेरिटरी है, वो डिफरेंट टाइप के पीपल्स जो हैं उनके अंडर में है। अब वहाँ डिफरेंट टाइप के जो लैंग्वेजेस हैं उनके बेस पर एक कॉमन आइडेंटिटी उनकी नहीं थी। हाउ डिड द नेशनलिज्म एंड द आइडिया ऑफ द नेशन स्टेट इमर्ज, तो बाद में वहाँ पर कैसे नेशन स्टेट इमर्ज हुए और नेशनलिज्म का आइडिया कैसे आया। इट मीन्स कि एक लॉन्ग एरियाज में, लॉन्ग टेरिटरी में जो वाइड टेरिटरीज थी, बड़ी बड़ी टेरिटरीज थी, उनमें जो डाइवर्स ऑफ द पीपल्स थे, डिफरेंट टाइप की लैंग्वेज वो बोलते थे, उन लैंग्वेज के बेसिस पर कोई वहाँ पॉलिटिकल यूनिटी नहीं थी, वो लैंग्वेज बेस पर ही डिवाइड थे। तो यूरोप में कैसे ये सब चीज़ें एक नेशन स्टेट में बनी और कैसे वहाँ पर नेशनलिज्म राइज हुआ। यह चैप्टर्स में कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स दी गई हैं। 1797 में नेपोलियन इन्वेड्स इटली, नेपोलियन ने इटली पर आक्रमण किया एंड नेपोलियनिक वॉर्स बिगिन, नेपोलियनिक वॉर जो था तब से स्टार्ट हुआ। इन द ईयर 1814 एंड 1815 फॉल ऑफ नेपोलियन, द वियना पीस सेटलमेंट, फॉल ऑफ नेपोलियन 1797 में उसने इटली पर इन्वेड किया और 1814 to 15 में फॉल ऑफ नेपोलियन, नेपोलियन का पतन होता गया, अब नेपोलियन कमजोर पड़ता गया। एंड द वियना पीस सेटलमेंट, इसी समय वियना पीस भी हुई। इन द ईयर 1821 में ग्रीक स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस बिगिंस, ग्रीक जो पर्सन्स थे उन्होंने स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस बिगिंस, इंडिपेंडेंसी के लिए स्ट्रगल स्टार्ट किया। इन द 1848 में रिवॉल्यूशन इन यूरोप, आर्टिसंस, इंडस्ट्रियल वर्कर्स एंड पीजेंट्स रिवोल्ट अगेंस्ट इकोनॉमिक हार्डशिप, जो वहाँ इकोनॉमिक हार्डशिप चल रही थी, आर्थिक मंदी चल रही थी, उस के खिलाफ रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ। आर्टिसंस ने, इंडस्ट्रियल वर्कर्स ने और पीजेंट्स ने। मिडिल क्लासेस डिमांड कॉन्स्टिट्यूशंस एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट्स, मिडिल क्लास ने ये डिमांड की कि अपना एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होनी चाहिए, कि गवर्नमेंट शुड बी इलेक्टेड बाय द पीपल। इटालियंस, जर्मन्स, मग्यार्स, पोलिश, क्रिजेंस एटसेट्रा डिमांड नेशन स्टेट, और धीरे धीरे इन टेरिटरीज के लोगों ने भी नेशन स्टेट्स की डिमांड करना स्टार्ट किया। इन द ईयर 1859 to 1870, 1859 से लेकर के 1870 तक यूनिफिकेशन ऑफ इटली, इटली का यूनिफिकेशन हुआ, जो अलग अलग पार्ट में थी, टेरिटरी में डिवाइड थी, उसका यूनिफिकेशन हुआ। इन द ईयर 1866, इन द ईयर 1866 to 1871, 1861 से लेकर के 1871 तक यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, यहाँ पर यूनिफिकेशन हुआ इटली का और यहाँ पर यूनिफिकेशन हुआ जर्मनी का। मतलब जो छोटे छोटे नेशंस बने हुए थे, डिवाइड्स था, उनका यूनिफिकेशन पूरे एक यूनियन बनाई गई। एंड इन द ईयर 1905 में स्लेव नेशनलिज्म गैदर्स फोर्स इन द हब्सबर्ग एंड ऑटमन एम्पायर्स, जो स्लेव नेशनलिज्म थी, जो स्लेव थे उनमें एक नेशनलिज्म का आइडिया आया और वे गैदर्स फोर्स इन द हब्सबर्ग एंड ऑटमन एम्पायर, वो यहाँ पर इकट्ठे हुए। तो दैट आर द इम्पोर्टेंट डेट्स ऑफ आवर हिस्ट्री।